पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार पहले ही लाइक कर दीजिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको हल्के में ना लें, कृपया करके इनको आराम से पढ़ें, बहुत आराम से। ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप पीजी पॉइंट सर्च करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की लेटेस्ट प्रिपरेशन के लिए, एकदम क्रीम कंटेंट के लिए, एकदम अल्टीमेट कंटेंट के लिए, जो पेपर आपका न्यू ये आपका सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से एकदम पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे कुछ पीडीएफ हैं, आपके कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। सो ये शुरू करते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। चूँकि ये एक आपकी महामैराथन होने वाली है तो बहुत आराम से पढ़िएगा और बीच में कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में रख लेना, किसी के कमेंट्स नहीं करने, किसी से कोई मतलब नहीं। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी नहीं तो आपको कमेंट्स करने का लाइव चैट पे कोई मतलब नहीं है। और हम आपको एक राय अपनी ये भी देना चाहेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस कक्षा में हम आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका शिक्षा दार्शनिकों को शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की प्रेरणा किससे मिली है? तो किससे मिली है? रूसों से मिली है। किससे मिली है? रूसों से मिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वैज्ञानिक त्रिदियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप किस वर्ष में निश्चित हुआ था? तो सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप निश्चित हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, मानव की व्यवहारिक समस्याओं को किस माध्यम से हल किया गया था? तो शिक्षा के माध्यम से मानव की समस्याओं को हल किया गया था। किसके अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो स्किनर के अनुसार शिक्षा का आधारभूत ज्ञान क्या है? आधारभूत मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो विषय प्रधान तथा अध्यापक प्रधान था। अब कैसा है? तो अब बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या था, यानी प्राचीन काल की यदि बात की जाए तो विषय प्रधान तथा अध्यापक प्रधान है। संवेगात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जैसे लाइक हंसना, रोना, क्रोधित होना, है ना, ये सब आपकी क्या है? संवेगात्मक क्रियाएं हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्राचीन काल में बालकों को अनुशासित करने की विधि कैसी थी? तो शारीरिक दंड दे करके थी। प्राचीन काल में मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या था? तो शिक्षा जो है प्राचीन काल में वो मनुष्य का क्या था? तीसरा नेत्र था। शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर किसने बल दिया था? तो मॉन्टेसरी ने दिया। मॉन्टेसरी ने किस पे बल दिया था? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर बल दिया था। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य कितने निर्धारित किए? तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के 8 विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए। कितने किए? 8, ठीक। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके कार्यकाल में हुआ था? तो स्किनर के अनुसार यदि बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तू के कार्यकाल में हुआ था। साइकी क्या है? तो साइकी का मतलब जैसे साइकोलॉजी होता है ना, तो उसमें साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे? तो सीखने यानी अधिगम के कब और क्यों से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने से है, अधिगम यानी लर्निंग से है, और कब और क्यों से है, ठीक है। यह परिभाषा किसकी है? कौन सी परिभाषा की? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन तथा व्यवहार है। तो ये कथन था आपका डगलस व हॉलैंड। ये कंटेंट आपको ना तो अभी ऐप पर मिलेगा, ना आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, या कहीं नहीं मिलेगा। ये एकदम न्यू क्वेश्चन है, तो इनको सब लोग पढ़ो। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि फटाफट से लाइक कर दो। बहुत ढूंढ के लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन हो। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अच्छा, तो फिर शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? शिक्षण व अधिगम से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्ष धातु का क्या अर्थ होता है? तो अधिगम यानी सीखना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का क्या ग्रहण करता है? तो मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक प्रक्रिया ग्रहण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किन किन शब्दों से मिलकर के बना? तो शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर के बना हुआ है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 21 देखिए, बहुत स्पीड के साथ हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे इस प्रयास को अप्रिशिएट करें, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है।
प्लेटो ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है? तो प्लेटो ने शिक्षा को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया माना है। ऑप्शन में आपसे कैसे पूछा जाएगा, प्लेटो ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी बौद्धिक और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या लगा करके आएंगे? ऑप्शन डी इनमें से सभी। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ये मत सोचो कि वो पढ़ लेंगे तो उनके नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना आपकी क्षमता है उससे भी कहीं ज़्यादा। अपने अपने स्टेटस पर लगा दो व्हाट्सएप पे। शिक्षा मनोविज्ञान बालक में वांछित व्यवहार परिवर्तन के द्वारा उसे क्या प्रदान करता है? तो सर्वांग स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य किसके समान है? तो शिक्षा के अनुसार है। नेक्स्ट है आपका, किसके अनुसार चेतन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या मनोविज्ञान करता है? तो विलियम जेम्स के अनुसार चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं व्यवस्था मनोविज्ञान करता है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पद्धतियाँ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला है आपका, प्रयोगात्मक विधि से चेक किए गए निष्कर्षों के क्या गुण होते हैं? तो विश्वसनीयता तथा सत्यता के गुण होते हैं। जब व्यक्ति मनोविकार का शिकार हो जाता है तब उसका आचरण कैसा हो जाता है? तो अनुचित हो जाता है। निरीक्षण विधि में कौन सहायता करता है? तो व्यवहारवाद सहायता करता है आपका निरीक्षण विधि में। किस विधि के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक आत्मगत पाई जाती है? तो आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक क्रिया आत्मगत पाई जाती है। साक्षात्कार विधि के किन्हीं दो दोषों के नाम बताइए? तो अधिक धन व अत्यधिक समय, ये क्या है? साक्षात्कार विधि के दो दोष हैं। अनौपचारिक निरीक्षण किन दशाओं में किया जाता है? तो अनियंत्रित दशाओं में आपका अनौपचारिक निरीक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए। अब देखो वहां पर हम लोग कितने क्वेश्चंस कर चुके थे, काउंट करते रहना। 25 क्वेश्चन हम लोग पार्ट ए में कर चुके हैं, ठीक। अभी देखना अंत तक आते आते कितने क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान में कैसी विधियों का प्रयोग किया जाता था? तो विज्ञान की विधियों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी विधि में ध्यान का विभाजन किया जाता था? तो आत्मनिरीक्षण विधि में ध्यान का विभाजन किया जाता था। निरीक्षण विधि का मुख्य दोष कौन सा था? तो आत्मनिष्ठता निरीक्षण विधि का मुख्य दोष था। व्यक्ति के अनुचित व्यवहार का मुख्य कारण कौन सा है? तो अतृप्त इच्छाएं। अतृप्त इच्छाएं वो इच्छाएं होती है जो आपकी पूर्ण नहीं हो पाती, उनको कहते हैं अतृप्त इच्छाएं। जो है वो व्यक्ति के अनुचित व्यवहार का मुख्य कारण है, ठीक है। आचरण संबंधी जटिलताओं के अध्ययन हेतु कौन सी विधि को प्रायः उचित समझा जाता है? तो उपचारात्मक विधि को। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। निरीक्षण विधि किस विधि से मिलती जुलती है? तो विकासात्मक विधि से मिलती जुलती है। यानी 25 क्वेश्चन वो कर चुके, 13 क्वेश्चन आप ये कर चुके। अब देखो हम लोग किससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे? तो अब हम लोग करेंगे शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित क्वेश्चन। एक कुशल शिक्षक किन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन कुशलता से कर सकता है? तो कब कर सकता है? तभी जब उसे अपने विद्यार्थियों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा। अभी ऑप्शन में क्या होगा? जॉब दिलवाना, ये करना, वो करना, पाठ्यक्रम बदलना, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। एक कुशल शिक्षक छात्र की उन्नति का अनुमान किस प्रकार से लगाता है? तो मूल्यांकन की नई विधियों के द्वारा लगाता है। बालकों में अच्छे चरित्र निर्माण करने से किन गुणों का विकास होता है? तो नैतिक गुणों का विकास होता है। एक शिक्षक को बाल विकास अवस्थाओं के ज्ञान किसके द्वारा होता है? तो मनोविज्ञान के द्वारा होता है। छात्रों के अतिरिक्त मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक होता है? तो शिक्षक के लिए भी आवश्यक होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फटाफट से दम लगा के एकदम सेशन शेयर कर दो और लाइक कर दो। दीज आर दी वेरी अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ दी मतलब फॉर योर बीएड, ओके। शिक्षा मनोविज्ञान को किसका संग्रह कहा जाता है? तो संबंधित तथ्यों और सिद्धांतों का संग्रह कहा जाता है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। प्रायः बालकों में किन किन विषयों में भिन्नता पाई जाती थी? तो योग्यताओं, क्षमताओं तथा रुचियों आदि में भिन्नता पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग किससे संबंधित, देखो चैप्टर 1 में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए आपके? पहले हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए, फिर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? देखो 25 क्वेश्चन किए, फिर 13 क्वेश्चन किए और उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने 9 क्वेश्चन किए। समझ में आ रही बात? यानी 25, 13 और 9 कितने हो गए बताओ? 9, 1 10, 2 12 5 17 और 1 2 1 3 47 क्वेश्चन आप कर चुके। इतनी जल्दी किसी की हिम्मत नहीं थी कि 5 मिनट में आपको 47 क्वेश्चन करा देता। अब जरा हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 आपका, जिसमें हम अधिगम कितने क्वेश्चन हो गए? 47। कुल मिला के 50 क्वेश्चन आप मान लो, ठीक है। 50 वो मान लो। लेसन 2 पे आओ।
अधिगमकर्ता की अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर्बोध से संबंधित यदि बात करें तो समान प्रतिमान सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो हॉरलॉक थे। कौन थे? हॉरलॉक थे। बालक के विकास की दिशा क्या है? क्या पूछा गया है? बालक के विकास की दिशा क्या है? तो सिर से पैर की ओर है। शिशु के प्रारंभिक शिक्षक कौन होते हैं? तो हाथ पैर तथा आंखें होती हैं। किस माह में शिशु अपने हाथों की गतियों पर नियंत्रण पाता है? तो छठवें। परिवर्तन को अनुभव करना क्या कहलाता है? विकास। विकास की संपूर्ण अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। किस सप्ताह में शिशु सिर्फ अपना सर उठा पाता है? तो प्रथम सप्ताह में शिशु सिर्फ अपना सर उठा पाता है। इरिक्शन द्वारा किस विकास को 8 भागों में बांटा गया है? तो जैविक विकास को इरेक्शन के द्वारा 8 भागों में बांटा गया है। अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? तो शिशु से के जन्मोपरांत भी चलती रहती हैं। जन्म के समय शिशु क्या जानता है? तो जन्म के समय सिर्फ उसको रोई रोई करना आता है, तो सिर्फ रोना जानता है। शिशु को डैश की पूर्ति हेतु दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो शिशु को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी उसको कुछ भी करना होगा तो वो किस पे निर्भर रहेगा? मम्मा पे, दीदी पे, डैडा पे, सब पे, है ना। मतलब अपने आप से नहीं कर पाता है। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामन और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? तो विकास क्रमबद्ध सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। कॉल के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल क्या है? कॉल के अनुसार पूछा गया तो 2 से 5 वर्ष। कॉल के अनुसार विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया? तो 12 भागों में बांटा गया। किसके द्वारा व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं? तो विकास के द्वारा प्रकट होती हैं। आकस्मिक परिवर्तन पर विश्वास न देने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? तो निरंतर विकास का सिद्धांत। व्यक्ति का निर्माण किससे होता है? तो मानसिक उद्वेलन तथा शारीरिक संयोग से होता है। अभिवृद्धि किससे प्रकट की जाती है? तो शारीरिक परिवर्तनों से प्रकट की जाती है। शिशु नेत्रों की गति पर नियंत्रण किस माह में सीख लेता है? तो तीसरे माह में सीख लेता है। किस माह में सीख लेता है? तो तीसरे माह में सीख लेता है। ठीक। बालकों के किन प्रवृत्तियों की अधिकता पाई जाती है? तो दोहराने और आत्मप्रेम तथा काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जैसे आपने कहा भैया अच्छा ताई आई है, अरे नमस्ते करो तो नमस्ते करने लगेगा। उसको अपनी चीज़ों से ज़्यादा प्यार होगा, भैया तुम्हें क्या प्यार है, नहीं, तुरंत को रोने लगे। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं आत्मप्रेम। और काम की प्रवृत्ति। विकास की विभिन्न गति सिद्धांत के और प्रतिपादक कौन है? तो डगलस और हॉलैंड विकास की विभिन्न गति सिद्धांत के प्रतिपादक है। परिमाणात्मक परिवर्तन भी अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है? तो अभिवृद्धि के द्वारा होती है। मनोविज्ञान की कुल कितनी अवस्था में बांटा गया? तो 8 अवस्था में बांटा गया। विकास किन पक्षों की अभिव्यक्ति माना जाता है? तो परिणामात्मक तथा गुणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति माना जाता है। शैशवावस्था में बालक के कौन से विषय का निर्माण होता है? तो भावी जीवन का निर्माण होता है। यानी 50 और 25 कितने हो गए बताओ जरा? 75 क्वेश्चन आप कर चुके हैं इतनी जल्दी, समझ रहे हो ना। बस इनको ऐसे ही पढ़ना है। इससे होगा क्या, जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ना तो करेक्ट आंसर आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करेगा, देखिएगा। और जो आपको सबसे पहले लग जाए कि ये होगा, बस वही टिक करके चले आना। चाहे बाद में आपको आता ना हो, आप बाद में सोचो बी लगा देते या सी लगा दें या डी लगा दें, तो जो आपके दिमाग में पहले क्लिक करे 1 सेकंड के लिए भी, जैसे आपने 4 ऑप्शन पढ़ा, आपको लगा कि ये हो सकता है, तो बस फिर वही लगा दो। समझ के बाद नेक्स्ट देखो, बालक के प्रत्येक गुण किससे निर्धारित होते हैं? तो पैतृक से। बालक की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव किससे पड़ता है? तो वातावरण से पड़ता है। कॉल के कौन थे? तो एक सैनिक थे। किसी वर्ण संकर वस्तु या प्राणी अपने डैश की ओर अग्रसर होते हैं? तो भौतिकता या सामान्य। किसके अधिक प्रभाव के कारण बालक चरित्रवान बनता है? तो वातावरण के कारण बालक जो है वो अधिक चरित्रवान बनता है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मेंडल के मटर के प्रयोग के अंत में प्राप्त मटर कैसी थी? शुद्ध थी। विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था। उसके बाद में किसके अनुसार प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर के वातावरण होता है? तो क्लार्क के अनुसार। किसी भी पौधे का वंशानुक्रम किसमें निहित रहता है? तो बीजों में निहित रहता है। मेंडल के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। वंशानुक्रम नियम कितने का है? तो 6 का है। मूल शक्तियों पर वंशानुक्रम के प्रभावों में किसने सहायता की थी? तो थॉर्नडाइक ने सहायता की थी। बीज कोश की निरंतरता के नियम में क्या चीज कभी नष्ट नहीं होती है? तो बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता है। वातावरण संबंधी अध्ययन के में कितने जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया जा सकता है? तो 20 जोड़े बच्चों का अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो प्रत्येक कोश में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़े में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। किसके मतानुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो रॉस के अनुसार। वंशानुक्रम का पर्यायवाची क्या है? तो आनुवंशिकता तथा वंश परंपरा है।
जब बालक अनुकूलन वातावरण पाता है तब क्या होता है, तो तब वह बालक का विकास होता है। प्रत्यागमन के नियम में किन गुणों का परित्याग होता है, तो विशिष्ट गुणों का परित्याग होता है। बीज कोष की निरंतरता के नियमों को किसने प्रतिपादित किया है, तो बीजमैन ने प्रतिपादित किया। मानव शरीर किसके योग्य, तो कोषों के योग्य है। वातावरण व्यक्ति को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। भाई इन्वायरमेंट क्या करेगा, इंसान को प्रभावित करेगा। पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर के बना, तो परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। भौगोलिक वातावरण से जापानी लोगों को किस विषय में वृद्धि हुई है, तो लंबाई में वृद्धि हुई है। अब जरा आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए, देखो 25 क्वेश्चंस ये कर लिए हैं आपने, ठीक है। आ रही है बात समझ, क्या काम ने, बात समझ आ रही है आपको कुछ कुछ, ठीक। ये भी 25 क्वेश्चन हो गए। कुल मिला के आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, पूरे 100 क्वेश्चंस हो गए। आपको बातों में एहसास नहीं हो रहा होगा ना। अब देखो ज़रा नेक्स्ट पे आओ। अब हम लोग ज़रा विकास की अवस्थाओं की कुछ बात कर लें, जो आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, उससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया, तो पोल व ब्रूस के द्वारा क्या कहा गया, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जीवन का अनोखा काल किसको कहा गया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो आप क्या लगा के आते हैं कि जीवन का अनोखा काल कहा गया बाल्यावस्था को। बालिकाओं की अपेक्षा किन के झगड़े की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, तो बालकों की में। बालक किस कार्य में अत्यधिक रुचि रखता है, तो रचना कार्य में। शैशवावस्था में दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलने से शिशु में भावना का विकास होता है, तो शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिशु के साथ सदैव कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। शिशु में आत्म प्रेम की भावना होने से उनमें किस भावना का विकास होता है, तो ईर्ष्या का विकास होता है। बाल्यावस्था में बालक किन में अधिक से अधिक परिचय करना चाहता है, तो व्यक्तियों से, वस्तुओं से तथा कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किशोरों की समस्या के अध्ययन करने का अवसर किसके लिए आवश्यक होता है, तो अभिभावक के लिए आवश्यक होता है। माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की, तो कोठारी आयोग ने की थी। बालकों को क्या सुनना पसंद नहीं होता, तो उपदेश, कि आप उनको ज्ञान दिए जा रहे हो ना, तो वो ये सब उनको बड़ा बोरियत महसूस होती है। उनको लगता है पढ़ाया लिखा है कुछ नहीं, केवल ज्ञान दे रहे हैं हमको, जबकि ऐसा नहीं होता है भाई। जो फैक्टफुल बेस्ड बातें होती है, जो आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती है, अगर वो आपको नहीं पता चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं जीवन में दही धोके चूना खा सकते हैं ना। इसलिए तो कोई भी आदमी आपको कभी भी इन सब चीज़ ये सिखाए तो बहुत आराम से सुनना, क्योंकि ये सब भी बहुत अल्टीमेट बातें होती हैं। मानव विकास की दूसरी अवस्था का क्या नाम होता है, तो शैशवावस्था नाम होता है। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था, तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था। प्रश्न संख्या 13 आपका क्या, कि 11 व 12 वर्ष की आयु में बालक को किस प्रकार का खेल पसंद होता है, दलीय खेल पसंद होता है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किशोर किसका निर्माण करने में सहायता के लिए अग्रसर रहता है, तो आदर्श समाज का। चुस्ती की आयु मानव की किस अवस्था को कहा गया है, तो बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु कहा गया। समझ रहे हो भैया राजा, बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु भी कहा गया, और क्या कहा गया था ऊपर बताओ, इसमें तो है नहीं, नीचे निकल गया वो क्वेश्चन। और क्या कहा गया था बताओ, किसके अनुसार किसके मतानुसार 6 से 12 वर्ष तक की आयु जो है वो बाल्यावस्था की होती है, तो हॉरलॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिशु नैतिकता के अभाव में किसका ज्ञान नहीं होता है, तो अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। बालक का निर्माण काल क्या कहलाता है, तो शैशवावस्था कहलाता है। बाल्यावस्था में बालकों तथा बालिकाओं में कौन सी प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है, मतलब इकट्ठा करने की। किशोरों में क्रोध तथा घृणा आदि के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो शारीरिक विकास आपका मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, विद्यालयों में प्रायः किन क्रियाओं का संचालन किया जाना चाहिए, तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का। यह परिभाषा किसकी है, कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते थे, फिर हम आदतें हमारा निर्माण करने लगे, तो डाइट्रेन का है। एक साधारण शिशु दिन में कितनी नींद लेता, 15 से 20 घंटे चौड़ियाक सोता है एकदम। उसके बाद मम्मा भी यही सोचती कि ससुर सोया ही करे, हम अपन काम निपटा लें। शिक्षा शास्त्री बालक की किस प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, तो स्वाभाविक क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। जब किशोर अपने आदर्शों तथा मूल्यों में संघर्ष का अनुभव करता है तथा उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, तो दुविधापूर्ण हो जाती है। यह परिभाषा किसकी है, कि 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन रहता है
और अकेले रहना पसंद करता है। तो कुप्पू स्वामी क्या है? 3 वर्ष की आयु तक शिशु की कौन सी लगभग सभी शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं? तो मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। किसके अनुसार शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खोल द्वारा सीख लेता है? तो स्ट्रॉन्ग के अनुसार। भावना ग्रंथियों का निर्माण कब होता है? तो संवेग का दमन ना होने पर। बाल मनोवैज्ञानिक ने शिशु के मुख्य रूप से कितने संवेग माने? तो 4 संवेग मांगे। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम और ग्रह पीड़ा। किशोरावस्था में मृत्यु दर अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? असमान योजना। ठीक, अब आपने कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए भैया? रहते देखो 32 ये हो गए, ठीक है। और काउंट कर लो ज़रा, काउंट करना ज़रूरी है ना, वरना कुछ बच्चे ब्लेम तो ऐसे करते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है ना। 32 क्वेश्चन यहाँ हो गए, यानी 132 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब ज़रा आगे देख लेते हैं कितने, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देख रहे हैं। चलो जितना हो पाएगा करवा देते हैं, बाकी के लिए हम आपको PDF दे देंगे, कुछ अपने आप से भी पढ़ लेना। ठीक, ओके, आर यू रेडी? कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, किशोर हम लोग कहाँ पे थे? तो विकास के प्रमुख पक्ष में थे। पहला प्रश्न, बालक को नियमित रूप से किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर अपने मूल्यों और विचारों की किसके द्वारा तुलना करते? तो वार्तालाप के द्वारा करते हैं। प्रायः किशोरों का चिंतन किससे प्रभावित होता है? तो पूर्व निर्णयों से प्रभावित होता है। किस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का परिहास करने की प्रवृत्ति दमन नहीं कर पाते? तो बाल्यावस्था में। प्रथम वर्ष में सामान्यतः शिशु कितने शब्द बोल लेता है? तो कितने शब्द बोल लेता है? 4। मानसिक विकास का मुख्य आधार क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य। चरित्र निर्माण के दौरान बालक में किस शक्ति का बाल विकास होता है? तो संकल्प शक्ति का। जो बालक अधिकतर बीमार रहते हैं उनका संवेग कैसा होता है? तो अस्थिर होता है। संवेगों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है? उत्तेजना। शारीरिक विकास शरीर के किन भागों के विकास को कहते हैं? तो मांसपेशियां, मस्तिष्क तथा हड्डियों को। स्वयं के कार्यों का निर्देशन एवं मूल्यांकन बालक किस अवस्था में करता है? तो किशोरावस्था में करता है। किसी व्यक्ति में गुण या अवगुण का रूप धारण करने के लिए कैसे संवेग होने चाहिए? स्थायी होने चाहिए। बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतन करने से बच्चों में किस प्रकार का संवेगात्मक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है? तो अवांछनीय। किसके व्यवहारों को किशोर अपना आदर्श मानते हैं? तो समूह को। किसके अनुसार पौष्टिक भोजन थकान और प्रबल शत्रु तथा शारीरिक विकास का परमित्र है? तो स्वरंजन के अनुसार। किस आयु में बालक का मानसिक विकास अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है? तो 15 से 20 वर्ष तक। बालक बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण किस अवस्था में करता है? तो शैशवावस्था में करता है। किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? तो हॉरलॉक के अनुसार। एक बार फटाफट से दौड़ के जाओ, भाग के आओ, सेशन को लाइक कर दो। इतने अल्टीमेट सेशंस में क्वेश्चंस लाए हम आपके लिए, और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। निरीक्षण, जिज्ञासा एवं तर्क की शक्तियों का पर्याप्त विकास किस वर्ष में हो जाता है? तो 11 वर्ष में हो जाता है। चरित्र के निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से किसका प्रभाव पड़ता है? तो स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। किशोरों में रुचियों का विकास किस गति से होता है? तो तीव्र गति से होता है। किसका? क्रिएटिविटी का, है ना। किस वर्ष में बालिकाओं का वजन बालकों की अपेक्षा अधिक होने लगता है? 10 वर्ष के पश्चात बालिकाओं का वजन इन कंपैरिजन टू बालक क्या होता है? अधिक होता है। बालकों के संवेगों पर किसकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है? तो शारीरिक शक्तियों की छाप दिखाई देती है। आवश्यकता से अधिक कार्य बालक के संवेगात्मक विकास पर कैसा प्रभाव डालते हैं? तो अवांछनीय प्रभाव डालते हैं। अब जरा देखो, अब हम लोग किससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे आपके? तो किशोरों का मानसिक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास तथा नैतिक विकास और कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तथ्यात्मक सीखने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो अंतःक्रिया खेल की भूमिका मानी जाती है। आधारभूत प्रशिक्षण हेतु किसका निर्माण होना आवश्यक होता है? तो उचित मानसिक संरचना का। किस स्तर में बालक स्वलाभ से प्रेरित होते हैं? तो यांत्रिक, सापेक्षिक और अभिमुखता से प्रेरित होते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर, देखो कोहलबर्ग की बात की, किस स्तर में व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाते हैं? तो परंपरागत में। किस अवस्था में आत्म केंद्रीकरण का उदय होता है? तो प्री ऑपरेशनल अवस्था में। किसमें होता है? प्री ऑपरेशनल अवस्था में। व्यवस्थापन क्या? तो नए विचार के साथ समायोजन कर लो, यही व्यवस्थापन है। पियाजे ने किशोरों को मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था उसमें कितनी अवस्थाएं बताई गई थी? 4। कौन कौन सी? पहली एक अवस्था थी आपकी संवेदी अवस्था, जिसको आप संवेदी की अवस्था या पेशी अवस्था कहते थे। दूसरी आप हमको बता दो, तीसरी हम आपको बता देते हैं। तीसरी थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, याद आई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। और चौथी आपकी क्या थी? चौथी आपकी थी जल्दी जल्दी बताओ, हाँ, अनौपचारिक
क्या था, आ से ही था, देखो मैं भूल गई। उसको अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, ठीक है। और उसका नाम एक और था जो एक्चुअल में था, क्या कहते हैं उसको, अनौपचारिक नहीं, हाँ अनौपचारिक ही कहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला आप बताएंगे हमको कि क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ज़रा, ज्ञानात्मक विकास पर किस पर आधारित होता है, तो खोज पर आधारित होता है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक को अवकाश समय अवधि में किस प्रकार की क्रियाएं प्रदान की जानी चाहिए, तो स्वतंत्र क्रियाएं प्रदान की जानी चाहिए। कोहल वर्ग कितने वर्ष की आयु के बालकों के सामने कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया करते थे, तो 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए। पियाजे ने अपने मनोवैज्ञानिक कार्य किसके निरीक्षण द्वारा शुरू किए थे, तो अपने बच्चों के निरीक्षण द्वारा। किस स्तर में व्यक्ति बाह्य केंद्रित हो जाते, तो तीसरे स्तर में। याद रखना पियाजे मनोवैज्ञानिक आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। कोहल वर्ग का नैतिक विकास के स्तरों में सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो परंपरागत का आपका सर्वोच्च है, ठीक, स्तर। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं भाषागत विकास से संबंधित प्रश्नों की। चॉम्स्की का सिद्धांत जो था आपका, तो पहला है आपका, जब शिशु 1 वर्ष का होता है तब उसके द्वारा बोले गए शब्द किस प्रकार के होते हैं, तो सरल होते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा का विकास व्यक्ति के लिए कैसे प्राप्त होता है, तो जन्मजात। वाक्यांश की रचना किसके द्वारा होती है, तो शब्दों के द्वारा होती है। प्राणी का प्रदर्शन के दौरान किन की गतियों की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो जीवा तथा ओठ की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रूपग्राम, ध्वनिग्राम एवं शब्दों की मिश्रित क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो वाणी के नाम से जाना जाता है। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। शब्द भंडार में वृद्धि किस विषय पर निर्भर करती है, तो अभिभावक के सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करती है। चॉम्स्की द्वारा भाषा अर्जित करने संबंधित जन्मजात प्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है, तो भाषा अर्जन के नाम से जाना जाता है। इस वाक्य में कितने वाक्यांश है कि मेहमानों ने नववधु को उपहार दिया, तो कितने उपवाक्यांश है इसमें, इस वाक्य में कितने वाक्यांश है, तो 2 वाक्यांश है। क्या, कि मेहमानों ने, और दूसरा नववधु को उपहार दिया, ठीक। नेक्स्ट है आपका, किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा संरचित किया जा सकता है, तो भाषा के द्वारा। कौन सी भाषा सरल, सहज एवं लोकप्रिय होती है, तो आलेखीय भाषा। शब्दों के माध्यम से प्रायः कितने तरह के कार्य संपन्न किए जाते हैं, तो 3 प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। चॉम्स्की ने किसकी कल्पना के द्वारा बच्चों में भाषा को अर्जित करने की क्षमता का अत्यानुमान किया था, तो लैंड की। उसके बाद में, चूंकि वाक्यों का निर्माण किन शब्दों से होता है, तो सार्थक शब्दों से होता है। भाषा के आधारभूत नियमों का चॉम्स्की द्वारा क्या नाम दिया गया था, तो जनरेटिव ग्रामर दिया गया था। स्किनर का भाषा विकास सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो ये है आपका पुनर्बलन सिद्धांत पर। किस पर, पुनर्बलन सिद्धांत पर। किस भाषा में ध्वनि की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, तो ध्वनि ग्राम, ठीक। अब जरा अधिगम से रिलेटेड यानी लर्निंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लो आप लोग। जब व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच जाता है तब क्या बनता है, तब वो पठार बनता है। किस अवस्था में रात को जागने से अधिगम में अवनति होती है, तो मध्यावस्था में जागने से जो आपकी लर्निंग पावर है उसमें क्या होता है, अवनति होती है, यानी घटाव होता है। विशेष विषय पर किस विधि में छात्र द्वारा विचार निगमन किया जाता है, तो विचार गोष्ठी विधि में। सीखने में पठार की स्थिति में व्यक्ति के सीखने की स्थिति कैसी होती है, तो रुक जाती है। नए नए तथ्यों की खोज क्या कहलाती है, सीखना यानी अधिगम। सीखने के वक्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 3 भागों में। प्रारंभिक कक्षाओं में किस शिक्षण विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, तो खेल विधि का। बालक की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने के लिए अध्यापक क्या करता है, तो रुचि को जागृत करता है। डाल्टन व प्रोजेक्ट विधि आदि शिक्षण विधियों में बालक के विषय पर बल दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्रियाशीलता। अधिगम सिद्धांत तथा उनके कक्षागत निहितार्थ, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लो। पहला क्वेश्चन है आपका, जब बालक की कोई भी आवश्यकता अपूर्ण रह जाती है तब उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो असंतुलन। चालक न्यूनता का सिद्धांत क्या है, प्रबलन। सूझ सिद्धांत का उद्दीपक क्या है, केला। और उसके बाद में क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के से बालकों के किस वर्ष में वृद्धि की जा सकती है, तो शब्द भंडार में। प्रतिक्रिया एवं उद्दीपक किस प्रकार से संबंधित है आपका, तो अधिगम से। संबंधनवाद सिद्धांत में विशिष्ट प्रतिक्रिया कैसे स्थापित करता है, तो उद्दीपक से। मैम उद्दीपक होता क्या, उद्दीपक होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है मैम, जैसे आप हैं, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए स्टिमुलस का काम क्या करेगा, आपकी जॉब करेगी। भाई आप जॉब के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो ना। उद्दीपक माने होता है एक तरीके से गोल, जो क्या है आपका गोल है, मतलब जिसके लिए आप वो कार्य कर रहे हो। प्रबलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो हल ने किया। सूझ किस सिद्धांत को सामग्रीकृत सिद्धांत भी कहा जाता है, तो सूझ सिद्धांत को कहा जाता है।
प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांतों की त्रुटियों की संख्या प्रयास की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। कुत्ता घंटी बजते ही समझ जाता है कि भोजन मिलने वाला है। और जरा ये कुत्ते का प्रयोग किसने किया था अपने नियम में? तो याद रखना, पावलव ने किया था। किसने किया था? पावलव ने किया था। अनुक्रिया का संबंध किससे है? तो उत्तेजना से संबंध है अनुक्रिया का। अभ्यास के नियमों को कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। आदत और सीखने के यांत्रिक स्वरूपों को महत्व देने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? सूझ। संबंधवाद सिद्धांत किस विषय पर बल देता है? तो समस्या समाधान पर। किस नियम में शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को भागों में बांटकर देते हैं? तो आंशिक क्रिया के नियमों में। संबंधवाद सिद्धांत में उद्दीपन प्रतिक्रिया के बीच संबंध कब से स्थापित होते हैं? तो खटके दबाने से होते हैं। अब जरा अधिगम स्थानांतरण की बात कर लो। किसके अनुसार अधिगम स्थानांतरण की शिक्षा के लिए विचारपूर्ण तैयारी और पाठों का विकास की आवश्यकता होती है? तो स्किनर। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो CH जड। किसके अनुसार स्थानांतरण सामान्यीकरण है? क्योंकि ये एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। तो पीटरसन के द्वारा। स्थानांतरण अत्यधिक रूप से कब होता है? तो समान विषय वस्तु जब होती तब होता है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले 5 कारक का नाम क्या था? तो अध्ययन की विधियां। स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है? तो सीखने वाले की इच्छा पर। यदि कोई पुराना अनुभव नए प्रकार के अधिगम में कठिनाई उपस्थित करता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले प्रथम कारक का नाम बताइए? तो सामान्यीकरण। विषय सामग्री और उद्देश्यों के तत्वों में समानता है तो कैसा हस्तांतरण कहते हैं? इसको समान तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। किसके अनुसार गणित पढ़ने से व्यक्ति विवेकशील बनता है? तो लॉक ने ऐसा कहा था कि गणित पढ़ने से व्यक्ति विवेकशील बनता है। स्थानांतरण किसका होता है? तो सामान्य योग्यता का होता है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार मानसिक शक्तियों का सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो समस्त मानसिक शक्तियों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये ऐसा क्या है सिद्धांत? सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे? तो स्पीयरमैन रहे। यदि विषय की अध्ययन विधियां समान हो तो स्थानांतरण कैसा होता है? कुछ सीमा तक होता है। भाटिया के अनुसार किन योग्यताओं का स्थानांतरण नहीं होता? तो विशिष्ट योग्यताओं का स्थानांतरण नहीं होता। यदि अभिप्रेरणा एवं अधिगम की बात करें, मोटिवेशन और लर्निंग की बात करें, तो प्रेरणा प्रदान करने की प्रथम विधि कौन सी होती है? तो रुचि होती है, यानी इंटरेस्ट। प्रेरणा प्रदान करने की 10वीं विधि कौन सी होती है? तो कक्षा का वातावरण होती है। किसके अनुसार हमारे विद्यालय में सीखने के लिए वास्तविक और स्थायी प्रेरकों को प्रदान किए जाने के प्रयास की आवश्यकता है? तो कुप्पू स्वामी। गैरेट के प्रेरक कौन से प्रकार के हैं? जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, तीनों प्रकार के। नकारात्मक प्रेरणा को किस और नाम से जानते हैं? तो नकारात्मक प्रेरणा को आपको बाह्य प्रेरणा नाम से जानते हैं और सकारात्मक प्रेरणा को आपको आंतरिक प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। उत्तेजना आंतरिक है या बाह्य? तो उत्तेजना आपकी दोनों है, आंतरिक भी है और बाह्य भी है। बालकों की उद्दीप्त, उत्साह और निर्देशित करने वाला वाक्य के उद्दीपन है। शिक्षक बालकों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करके कौन सी भावना का विकास करता है? सामाजिक गुणों व सामुदायिक भावना का विकास करता है। प्रेरकों को और क्या समझते हैं? तो अंतर्नाद अथवा चालक क्या समझते हैं? प्रेरकों को समझते हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से कौन सी प्रेरणा विधि उपयोगी है? तो खेल विधि उपयोगी है। प्रेरणा प्रदान करने की महत्वपूर्ण अंतिम विधि कौन सी होती है? तो कक्षा के वातावरण के शिक्षण के अनुकूलन बनाना। ये क्या है आपकी? तो प्रेरणा प्रदान करने की महत्वपूर्ण अंतिम विधि। सकारात्मक प्रेरणा के किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आंतरिक प्रेरणा। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रथम उपाय क्या है? तो रुचि। किसके अनुसार प्रेरणा कार्य का आरंभ करने जारी रखने और नियमित करने की प्रतिक्रिया? किसके अनुसार? गुड के अनुसार। स्वाभाविक प्रेरकों के उदाहरण क्या है? पता है? खेल, अनुकरण तथा सुझाव आदि। अर्जित प्रेरक का आपको एक उदाहरण देना, तो सबसे पहली बात होती है आपकी क्या? आदत। प्राणी की आवश्यकताओं किसे जन्म देती है? प्राणी की आवश्यकताएं, तो चालक को। अब जरा देख लो, स्मृति, विस्मृति, अवधान तथा रुचि से संबंधित कुछ प्रश्न। स्मृति का प्रमुख कार्य होता है, तो मतलब किसी जो आपका पहले अनुभव हो चुका उसको याद रखना। BN झा के अनुसार स्मृति के नियम कितने? तो 3 है। स्मृति का दूसरा अंग धारणा का क्या है? तो सीखी हुई बातों को मस्तिष्क में संचित रखना। पहचान से आप क्या समझते हैं? तो पुनः याद आने वाले तथ्य में कोई गलती न करना। विस्मृति क्या होता है? तो चेतना में लाने की सफलता। निरर्थक विषय की तुलना में सार्थक विषय का विस्मरण कैसा होता है? तो बहुत धीरे धीरे होता है। स्वाभाविक कोलाहल वातावरण बालक के ध्यान को कैसे प्रभावित करते हैं? ये किसने कहा था?
स्वाभाविक का मतलब ये होता है कोलाहल के द्वारा। कोलाहल वातावरण में बालक के ध्यान को कैसे प्रभावित करता है, तो विचलित करके। अवधान का केंद्रीकरण किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की प्रकृति पर। ध्यान के कौन कौन से प्रकार हैं, तो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक। और बालकों को क्या करने में आनंद आता है, तो खेल, प्रयोग तथा निरीक्षण आदि में आनंद आता है। स्मृति तथा विस्मृति का संबंध किससे हो जाता है, तो अधिगम से हो जाता है। विचारों में व्यवस्था करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो मूल भूल जाना चाहिए। स्थायी स्मृति के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो अंतर्युक्त बुद्धि है। अवधान के कौन कौन से पहलू, तो जानना, अनुभव तथा समझ तथा इच्छा करना, ये अवधान के प्रमुख पहलू हैं। अवधान को केंद्रित करने के बाद दशा कौन सी, उत्तर है आपका विषयता तथा नवीनता। रॉस के अनुसार रुचि क्या है, तो महत्वपूर्ण होती है या लगाव होता है। वस्तु की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो अवधान के केंद्रीकरण पर निर्भर करती है। व्यक्ति का स्वाभाविक गुण कौन सा है, तो चेतना। दुखद अपमानजनक बातों को किस सिद्धांत द्वारा भूला जा सकता है, तो दमन के सिद्धांत के द्वारा भूला जा सकता है। ठीक। विचार साहचर्य के नियम को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है। स्मृति का आधार क्या है, तो अर्जित अनुभव है। स्मृति का प्रमुख कार्य क्या है, तो किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करना। नेक्स्ट देखिए, बालकों की रुचियों के अनुसार परिवर्तन होता है। आयु के अनुसार नए शिक्षक के प्रारंभ में क्या आदेश दिए जाते हैं, कि कक्षा के अवधान को केंद्रित रखें। बालक का विस्मरण कम करने के लिए किन विधियों का प्रयोग में लाना चाहिए, मितव्ययी विधियाँ। व्यक्ति स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है, तो वह कैसी स्मृति कहलाएगी, तो वह आपकी कैसी स्मृति कहलाएगी, बोलो, तो वो आपकी सक्रिय स्मृति कहलाएगी। किस विधि में पूरे 8 को शुरुआत से अब तक पढ़ाया जाता है, तो पूर्ण विधि में। पहाड़ों को याद करने की साधारण विधि कौन सी है, तो यांत्रिक विधि है। विस्मरण की गति से को धीमा करने के लिए क्या करना चाहिए, बार बार बोल कर स्मरण करना चाहिए। स्मृति व्यक्ति कैसा गुण है, तो जन्मजात गुण है। स्मृति के कितने नियम होते हैं, तो 3 नियम होते हैं। स्मृति कितने नियम होते हैं, 3 होते हैं। उसके बाद में स्मृति करने की कौन सी विधि स्थायी स्मृति के लिए उत्तम मानी गई है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आत्म अंतर्युक्त हो जाएगा। ठीक है। अब जरा 35 क्वेश्चन और आज का ये आपका अंतिम प्रश्न। किस स्मृति में हमें याद की हुई बातों को स्वतंत्र रूप से वास्तविक पुनः स्मरण करता है, तो इसे कौन सा स्मृति कहेंगे आप। ये विश्वास मानिए, रात्रि तक आपकी PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और जो ये बचे हुए फैक्ट्स हैं, ये आप अपने आप से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अल्टीमेट है, तो इन सबको पढ़ लेना एक बार। ठीक। जैसे किसके अनुसार तर्क के 5 सोपान, और DB के अनुसार जितना चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया किसका कहना है, तो रायबर्न का कहना है। समस्या समाधान किस पर विजय पानी, तो कठिनाई पर विजय पानी। मतलब सबके लिए अड़ंगा लगे पड़े, खैर कोई बात नहीं, है ना। तो अब क्या होगा, आपको हम बता दें, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप उनको टेलीग्राम के माध्यम से कर लीजिएगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एक बार फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। हम आपके कमेंट्स नहीं देख पाए, इसलिए आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके जो भी कमेंट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम वहाँ से आपको पक्का वाला रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।